जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसके पिछले वीडियो में आप लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान के खोज कौन किए हैं और रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं और द्रव्य क्या होता है तथा द्रव्य के प्रकार, इतनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के संयोग के नियम की। तो वैसे तो रसायन विज्ञान के संयोग के जो होते हैं 5 नियम है। पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात के नियम, तीसरा है आपका गुणित अनुपात के नियम, चौथा है गैलू-सैक का गैसीय आयतन नियम और पांचवा जो नियम होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि आपके एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। और आप लोगों को पढ़ना है 3 इसमें से 4 नियम। रासायनिक संयोग के 4 नियम पढ़ने हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात और चौथा गैलू-सैक का गैसीय आयतन नियम, जिसमें ये प्रथम 3 नियम आपके द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। जो ये प्रथम 3 नियम हैं, ये 3 नियम द्रव्यमान से संबंध रखते हैं। और अंतिम जो चौथा नियम है, यह गैस के आयतन से संबंध रखता है, या कह सकते हैं गैस के आयतन या गैस से संबंध रखता है। आयतन से। तो पहले हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक जो हैं लेवासिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और इन्होंने बताया कि द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। या तो अगर देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो दिया है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यह आइंस्टीन के E = mc² के नियम पर आधारित होता है। इस नियम की पुष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक है लैंडोल्ट। तो लैंडोल्ट ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की कैसे? उन्होंने एक लैंडोल्ट नली ली, जो नली आपकी लगभग U आकार की थी, इस तरीके से। इस नली को लैंडोल्ट नली बोलते हैं। इसमें उन्होंने किया क्या, एक नली में NaCl का विलयन लिया और दूसरी नली में AgNO3 का
NO3। सॉल्यूशन को लैंडोल्ट नली में लेने के बाद उन्होंने इस लैंडोल्ट नली को उलट करके थोड़ा झकझोर दिए। जब झकझोर दिए तो NaCl और AgNO3 दोनों आपस में क्रिया करके एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जो नया कंपाउंड आपका बनता है NaNO3, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। ये कंपाउंड इन्होंने पाया। तो लैंडोल्ट ने NaCl और AgNO3 की जो मात्रा थी उसे वेट करके लिए थे या तौल करके लिए थे। इसमें इन्होंने जो सोडियम क्लोराइड का मात्रा लिया था, ये मात्रा था आपका 5.85 ग्राम और NaCl AgNO3 की मात्रा लिए थे 17 ग्राम। ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने प्रोडक्ट पाया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, तो जिसमें सोडियम नाइट्रेट था 14.35 ग्राम और AgCl 8.5 ग्राम और AgCl ये था आपका 14.35 ग्राम। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब लैंडोल्ट ने इसके नियम की पुष्टि की तो इसमें NaCl और AgNO3 लिए, जिसमें NaCl आपका था 5.85 ग्राम और AgNO3 था 17 ग्राम। और जब इन्होंने क्या किया, इस नली को उलट करके झकझोर दिए तो एक नया प्रोडक्ट मिला जिसमें सोडियम नाइट्रेट मिला 8.5 ग्राम और आपका AgCl मिला आपका 14.35 ग्राम। तो हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ के अभिकारक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अगर वेट को हम लोग जोड़ दें, अगर जोड़ने पर दोनों के जो आपके वेट हैं, जो भार है, अगर समान आ रहा है तब तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है। अगर दोनों का भार समान नहीं आएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि नहीं होगी। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। यहाँ पर देखो ये हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, अभिकारक का द्रव्यमान, कारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अब करते क्या है, हम लोग इसे जोड़ देते हैं तो ये देखिए 17 5 22.85 ग्राम होगा। ठीक है। अब इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 14 8 आपका कितना हो जाएगा, 14.5 ग्राम और 14.35 ग्राम और 8.5 ग्राम, इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 22.85 ग्राम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो मान हैं वो क्या है, समान। तो इससे यह पुष्टि हो जाती है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहे हैं। ठीक। एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेकर हम लोग चलते हैं। न्यूमेरिकल में आपका कह रहा है कि 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, 12 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फार्मूला होता है CaCO3,
इसका वैल्यू है आपका 12 ग्राम। ठीक, 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसका भार स्थिर न हो जाए। इसका अंतिम द्रव्यमान 6.72 ग्राम पाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? तो जब हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 में। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है CaO का जो भार दिया हुआ है या द्रव्यमान दिया हुआ है, ये दिया है आपका 6.72 ग्राम। तो यदि ये 12 ग्राम है और ये भी हमारा अगर 12 ग्राम आ जाता है, रिएक्टेंट आपका 12 ग्राम है और प्रोडक्ट भी 12 ग्राम हो जाए, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होगी। अगर 12 ग्राम नहीं हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका मैंने क्या बताया कि अभिकारक का द्रव्यमान कारक का द्रव्यमान ये बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान की। तो देखिए अभिकारक का द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है, 12, और उत्पाद हमारे दो बने हुए हैं। एक उत्पाद आपका बना हुआ है कौन सा, CaO, जिसका मान आपका कितना है 6.72 ग्राम, और CO2 का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। यदि हम लोग इसका पक्षांतर कर दें तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6.72, तो ये कितना आ जाएगा। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 5.28 ग्राम। ये आपका किसका मान आ गया, CO2 का। जब CO2 का मान आ गया आपका 5.28 ग्राम, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसके मान को और इसके मान को जोड़ देंगे। जब इसका मान और इसका मान मतलब दोनों का मान जब अगर मान लीजिए अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर हो जाए तो हम समझेंगे कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहा है। तो अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5.28 प्लस 6.72। तो इसको जो हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 6 5 11, और ये 8 2 10 7 2 9, ये आ जाएगा आपका 12 ग्राम। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे 12 ग्राम। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अब हम लोग दूसरे नियम को देखते हैं जो है स्थिर अनुपात का नियम। कौन है उनको तो थोड़ा शांत रखिए। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम द्रव्यमान से संबंध रखता है, और गैलुसैक का जो नियम होता है वो किससे मतलब रखता है, गैस से। तो दूसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है प्राउट्स। इन्होंने ही दिया था। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है, स्थिर अनुपात के नियम को हम कहेंगे क्या, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से, किसी भी विधि से
प्राप्त किया जाए, प्राप्त किया जाए तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। संयुक्त रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई यौगिक है, अगर वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बन रहा है, उसे आप किसी भी रीति से या किसी भी माध्यम से प्राप्त कीजिए, परंतु उनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? समान। चलिए हम लोग देखते हैं H2O को, जल को। अब जल में अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वह होगा 1:8 का। तो यह 1:8 का जो अनुपात होता है, इसके लिए आप चाहे वर्षा का जल यूज कीजिए, चाहे किसी तालाब का जल लीजिए, चाहे किसी आप समरसेबुल या हैंड पाइप या कहीं से जल लेकर आइए, लेकिन उसका जो फार्मूला होगा H2O और उसका भारात्मक अनुपात क्या होगा आपका? 1:8। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, CO2 का निर्माण। CO2 को आप किसी भी रीति या किसी भी माध्यम से बनाइए, परंतु इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो नियत होगा। जैसे पहले केस में अगर हम लोग बना ले रहे हैं चारकोल और ऑक्सीजन से क्रिया कराकर जब बनाएंगे तो मिलेगा हम लोगों का CO2। तो यहाँ पर इसका भारात्मक अनुपात अगर हम लोग देखेंगे तो भारात्मक अनुपात मिलेगा आपका 12.48, 12.32। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3:8 का अनुपात। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बनाते हैं, मेथेन का दहन करते हैं तो CH4 + O2 gives CO2 + H2O। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भारात्मक अनुपात निकालेंगे तो वो भारात्मक अनुपात आपका आएगा 3.8। तो इससे अब पुष्टि हो जाती है स्थिर अनुपात के नियम की। स्थिर अनुपात का नियम क्या है आपका? जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा गया है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज डाल्टन, इन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया। और गुणित अनुपात के नियम को इन्होंने कहा क्या कि जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा दूसरे तत्व का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। तो पहले ऑक्साइड की बात किया जाए तो N2O। अब यहाँ पर अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होगा 28 और इसका जो द्रव्यमान होगा 16। और सेकेंड ऑक्साइड की बात करते हैं तो N2O2। तो यहाँ देखेंगे तो इसका द्रव्यमान 28 होगा और इसका आपका होगा 32। तीसरे द्रव्य की बात करते हैं N2O3, तो ये होगा आपका 28, ये होगा 48। अब चौथे की अगर बात करते हैं तो N2O4, तो द्रव्यमान 28 और 64।
और पांचवा बात करते हैं तो N2O4, जिसमें इसके द्रव्यमान होंगे 28 और 80, N2O5 80। ये यदि इसका हम लोग सरल अनुपात निकालें तो ये आपका सरल अनुपात हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसमें सरल अगर रेशियो निकालें, देख रहे हैं नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो पांचों ऑक्साइडों में नियत है, परंतु ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इनका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5। ये एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन और ऑक्सीजन से बने यौगिक का। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा। सेकेंड, जो कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कंपाउंड बनाएंगे वो होगा आपका CO2। इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो ये आपका 12 और 32 होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आपका निकल जाएगा कि 1 और 2, तो मिल जाएगा आपका सरल अनुपात 1 संबंध है 2 का।